हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्या है ऐसा रीज़न, क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से मणिपुर में हम इतना ज़्यादा वॉयलेंस देख रहे हैं। ये कहानी आज की या एक महीने पुरानी नहीं है, ये कहानी है 1947 की। सबसे पहले मणिपुर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मणिपुर जो है वो 3 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पहला है नागालैंड, मिज़ोरम और असम। ये आप देख सकते हो, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, इन 3 स्टेट के साथ तो मणिपुर नेशनल बॉर्डर शेयर करता है और मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो मणिपुर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। और हम देखते हैं कि म्यांमार में प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहती है। और जब भी हम देखते हैं जो भी स्टेट किसी भी इंटरनेशनल कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री अगर शेयर कर रहा है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो वहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आइए जानते हैं क्या है रीज़न। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुई थी तो मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह। उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, या फिर आप इंडिया के साथ चले जाओ, या फिर आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। तो जैसे हमने देखा था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान का राज था वेस्ट बांग्लादेश के, तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। फिर बाद में बांग्लादेश जो है वो एक नए कंट्री के तौर पर उभर के आया। म्यांमार जो था, मणिपुर जो था, मणिपुर म्यांमार से लगता हुआ स्टेट था और मणिपुर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर देखता था। 1947 में इन्होंने चूज़ किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो ना तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे और ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। 1948 में क्या होता है, मणिपुर में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन के बाद यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संविधान भी होगा और राजा भी यहाँ पर राज करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर पर प्रेशर क्रिएट किया और 1949 में मणिपुर को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बना लिया, इंडिया का पार्ट बना लिया। जब इंडिया का पार्ट बनाया तो बहुत सारे ओपिनियन सामने आए। कुछ लोगों ने बोला कि ये बात गलत है, कुछ लोग चाहते हैं कि मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहे, इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रहे। लेकिन क्या होता है कि इसी वजह से ये जो आप कह सकते हो कि ये जो रीज़न था कि मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट्स ग्रुप हमें देखने को मिले। अब ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हुई जैसे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगली यवोल कन्नालूप, KYKL। ऐसे कई सारे ग्रुप्स और ऐसी कई सारी पार्टीज़ जो हैं वो चाहती थी कि मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसी की वजह से अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कई वोट बैंक के रीज़न्स होते हैं, कई रीज़न्स होते हैं कि हर एक पार्टी जो है वो अपना अपना कोई एजेंडा चला रही होती है। बिकॉज़ जो भी पार्टी सक्सेसफुल हो जाएगी तो वही पार्टी जो है वो पूरे कंट्री, अगर मणिपुर एक कंट्री बन जाता है तो उस कंट्री को भी राज करेगी। एक ये भी एजेंडा हो सकता था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है कुकी-ज़ोमी ट्राइब और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, ऐसा ही जैसे मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, सेपरेट कंट्री बना दो, ऐसा ही कुछ जो है वो नागालैंड में भी आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन टाइप और या फिर कह सकते हो प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो उन्होंने मणिपुर को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का भी जो मोर्चा था वो संभाला था कि हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो ये जो पार्टी थी, ये जो ग्रुप था, ये दोनों तरफ नागालैंड में भी और मणिपुर में भी काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल था, ये जो ग्रुप हुआ, इनका कहना था कि बहुत सारा पार्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि नागालैंड मणिपुर बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा मणिपुर का जो पार्ट है वो नागालैंड का हिस्सा है और नागालैंड में ही आना चाहिए, वो मणिपुर में क्यों है। तो उनका भी अपना एक एजेंडा था। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में कुकी-ज़ोमी ट्राइब जो है वो ओरिजिनली मणिपुर की रहने वाली ट्राइब्स हैं,
उनके बीच में और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये तो हुआ दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न है कुकी मेतीस कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से हम इस टाइम पर वॉयलेंस देख रहे हैं। कुकी मेतीस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखो, जो कुकी हैं वो वहाँ के इनहेबिटेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, वहाँ की ट्राइब है, इंडिजिनस ट्राइब है और माइनॉरिटी में है। और कुकीज़ को दर्जा दे रखा है एससी का, एसटी का। और ये चाहते हैं कि मेतीस ट्राइब जो है वो है मेजॉरिटी में, ये तो मेजॉरिटी में है, और ये चाहती हैं कि इन्हें एसटी का दर्जा मिले। तो इसी वजह से कि उनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, उनकी डिमांड जो है वो बेकार है, उनकी डिमांड ऐसे फुलफ़िल नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इसको रिजॉल्व करने के लिए? टिल नाउ ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी कंट्री है, अगर कंट्री के किसी भी पार्ट में अनरेस्ट है, वॉयलेंस है, तो कंट्री तो कभी नहीं चाहेगी, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये कंटिन्यू रहे। सरकार हमेशा चाहेगी कि वो सप्रेस हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। आसपा आसपा एक एक्ट है विच सेज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 1958 में सरकार ने देखा कि जो रेवोल्यूशन था, ये रिवोल्ट था, प्रोटेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने आसपा लगा दिया। और फिर लेटर ऑन 60s 70s में ये जो आसपा था, इन्होंने बहुत सारे रीजन में इसको फैला भी दिया। फिर इन्होंने ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया। ऑपरेशन ऑल क्लियर में इन्होंने क्या किया? सरकार जो थी, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ऑपरेशन ऑल क्लियर के द्वारा जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इन सभी को ख़त्म कर दिया जाता तो आप सोच सकते हो कि ये वॉयलेंट होता है, इट इज़ अ वॉयलेंट मेथड। कि अगर आप मिलिटेंट ग्रुप्स कौन है? मिलिटेंट ग्रुप्स वहीं के रहने वाले लोग हैं, वही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो बाय चॉइस कर रहे हैं या फिर उनको फोर्स किया जा रहा है, कुछ भी है, बट वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं। तो ऑल क्लियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूट्रल कर दिया जाए। वो चाह रहे थे कि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको न्यूट्रल कर दिया जाए, या फिर इसका मतलब हुआ कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो वहाँ पर काम इनएक्टिव कर दिया जाए, बेसिकली वहाँ पर वो काम ना करें। तीसरा इनिशिएटिव ये लिया गया कि एक ट्राई पार्टी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन किया जाता है। किन तीन लोगों के बीच में? पहला तो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, प्लस कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, प्लस एक और पार्टी थी जिसका नाम था यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। इन तीनों ने एक पैक्ट साइन किया था जिसमें कि इन्होंने कहा था कि ये जो वॉयलेंस हो रहा है इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी आप कह सकते हो, जितना भी इन्होंने स्टेप्स लिए एक अलग कंट्री बनाने के लिए, रेवोल्यूशन या रिवोल्ट या प्रोटेस्ट करने के लिए, वो ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 3 ग्रुप्स ने, ये सिर्फ दो ग्रुप्स कह सकते हो या 2 पार्टीज़ ने किया, बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं वो आना बाकी हैं। तो यानी कि अभी तक आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं मणिपुर में इन तीनों मुद्दों पे। अब ये 3 प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 3 इश्यूज़ इन मणिपुर। तो उन इश्यूज़ को एकदम से रिजॉल्व कर देना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। सरकार क्या कर सकती है इन सबको सॉल्व करने के लिए, इन सबको पीस क्रिएट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, स्पेसिफिकली इन मणिपुर? सबसे पहला जो गवर्नमेंट है वो इंगेजमेंट बढ़ा सकती है लोगों के द्वारा। यानी कि देखो, जैसे अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की भी बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम सरकार ने चाहा कि गांव-गांव तक कोई पॉलिसी जाए, तो उन्होंने आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी ही कुछ स्कीम जो है वो मणिपुर में भी गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है। काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सरकार उनके साथ मिलके कर सकती है। वहाँ पर गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश कर सकती है। गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गुड गवर्नेंस में क्या आता है? अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रस्ट आता है लोगों पर। सरकार अगर वहाँ पे अच्छे से काम करेगी तो वहाँ पर लोग जो है वो रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम होगा, वहाँ के लोगों को अंडरस्टैंड करते हुए सोल्यूशन निकालना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मणिपुर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, तो ज़रूरी है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वहाँ पर ज़्यादा काम किया जाए। फंड्स, जो भी फ़ंड रिलीज़ होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए,
तो उनको जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा फंड्स दिए जाएं ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो। जब वहाँ पर डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे करके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल सपोर्ट गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। और उनकी जो ऐसी डिमांड है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहना चाहते हैं, वहाँ पे वो अपने राजा को ही चाहते हैं, सरकार का शासन वहाँ पर नहीं चाहते, डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, ये सारे जो व्यूज़ हैं वो अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे काम करेगी तो डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा, अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होगी बट उस लेवल पे नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स के साथ जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ काम करेगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा विजिबल होगी, लोगों को भी नज़र आएगा कि हाँ सरकार जो है वो काम कर रही है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।